नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। हर खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है और उसी असल खबर तक पहुंचने के लिए हम लेकर आते हैं प्रतिदिन ये न्यूज डिकोड। खबरों को करते हैं डिकोड। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज डिकोड। ये वक्त है चुनावी नतीजों की सरगर्मियों का और आज साल 2022 के चुनाव में दिल्ली नगर निगम का जो नतीजा है उसने बहुत कुछ बदला है, कुछ नई शुरुआत की है। तो आज हम भी खबरों की शुरुआत इसी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली ने देश भर की नजरें जिस नतीजे पर थीं वो एमसीडी का नतीजा आज आया। इसकी ठोस वजह है आम आदमी पार्टी, जिसका सीधा मुकाबला देश के सबसे बड़े दल बीजेपी और उनकी संगठित शक्ति से था। दिल्ली एमसीडी चुनाव के रिजल्ट पर पहले आप एक नजर डालें, फिर इस पर डिकोड करेंगे। बुधवार को आए दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने 3 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते और अब यह पहली बार हो रहा है कि जब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। एमसीडी की कुल 250 सीटों में से आप ने 134, बीजेपी ने 104, जबकि देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस ने महज 9 सीटें जीती। इन नतीजों के साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एमसीडी में 15 साल पुराने किले में सेंध लगा दी। कैंडिडेट जीते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। जाहिर इस जीत से आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। अब केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को टक्कर देने वाले नेता के तौर पर देखा जाने लगा है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की आज हुई जीत राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आगे क्या परिवर्तन लाती है। तो एक के बाद एक लगातार स्टेट में जीत के बाद एमसीडी का चुनाव वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए एक चैलेंज था। पूरी तरह से दिल्ली अब आपकी हो गई है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की जीत के क्या और कितने गहरे मायने हैं, उन्हें मोदी से टक्कर वाला नेता आखिर क्यों कहा जा रहा है, इस बात को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात यह कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर भाजपा के 15 साल के कब्जे को खत्म किया और विक्ट्री हासिल की। खास बात यह कि यह जीत उस दौर में मिली है जब आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शराब घोटाले के आरोपों से घिरे थे। दूसरी बात, चुनाव में नेगेटिव प्रचार से बचते हुए आपने कचरा प्रबंधन, पार्किंग की व्यवस्था, अतिक्रमण, निगम के लिए राजस्व का कलेक्शन, सफाई कर्मियों का स्थायी किया जाना, ऐसे मुद्दों को उठाया, उन पर ही बात की। इस पर आम जनता ने मोहर भी लगा दी, यानी कि प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जो आज के दौर में चलती है, परसेप्शन वाली, इसे दिल्ली वासियों ने खारिज किया। तीसरी बात, केजरीवाल और उनकी टीम ने पहले विधानसभा में कांग्रेस को सत्ता से हटाया था जो लंबे समय से थी। अब एमसीडी पर बीजेपी का जो राज था उसको भी हटा दिया है। ये सब तब हो रहा है जब देश में विपक्ष को एक दमदार चेहरे की तलाश है और ऐसे वक्त में केजरीवाल एंड कंपनी, कट्टर ईमानदार नेता और टीम मोदी को चुनौती दे सकती है। इसकी चर्चाएं, इसकी अटकलें और तेजी से उभरने लगी हैं, चलने लगी। अब वो कितना बड़ा विकल्प बनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन नतीजों ने एक बूस्ट दिया है और कुछ ही घंटे बाद फिर हिमाचल के और गुजरात के नतीजे आने वाले हैं। हालांकि उसके बारे में जो अनुमान है वो बहुत हद तक आम आदमी पार्टी के फेवर के नहीं दिखे हैं। देखते हैं होता क्या है। इधर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का कल नतीजा आना है। पिछले 4 उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस यहां बेहद उत्साहित है और इस चुनाव में फिर से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीत का दावा करती। इधर बीजेपी ने भी उपचुनाव में जीत के लिए हुंकार भरी। बस कुछ घंटों का इंतजार, गुरुवार सुबह आएंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे। नतीजों से पहले छिड़ी जुबानी जंग। कांग्रेस ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा, बीजेपी ने भी जीत की भरी हुंकार। नतीजों से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग काफी तेज है।
कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस जीत का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी ने जो काम 15 साल में नहीं किया, कांग्रेस ने कम वक्त में उसे कर दिखाया है। पिछला रिकॉर्ड तो टूटेगा, जो 26,000 था ना, उससे क्रॉस करेंगे, उसी के आसपास रहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं। बीच में कुछ लोग डिस्टर्ब कर दिए, नहीं तो एक तरफा था। भूपेश बघेल बस्तर में जितना काम 15 साल में रमन सिंह नहीं किया, वो काम करके दिखाया। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगा। इधर बीजेपी भी उपचुनाव में जीत के दावे दोहरा रही है, वहीं कांग्रेस पर धांधली के आरोप लगाए हैं। भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अगर इन्होंने जिस प्रकार की हरकतें की है, गड़बड़ की है, तो जनता ने तो हमको जिता दिया है। अगर शासन प्रशासन के माध्यम से कुछ वो गड़बड़ करेंगे तो बात अलग हो सकती है। वैसे इस उपचुनाव के नतीजों से न सरकार न विपक्ष की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन चुका है। तो अब सवाल ये कि भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को इतना हाइप क्यों मिला है और ये इतना अहम क्यों है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पार्टियों के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर का मूड भांपने का एक अंतिम अवसर है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के दोनों प्रमुख दलों ने पूरा जोर लगा दिया। अलग अलग मोर्चे पर ये जोर लगाते और लड़ते नजर आए हैं। सबसे बड़ा मोर्चा था आदिवासी आरक्षण का। इसके साथ ही रेप के आरोप और झारखंड पुलिस का आना और उनका गिरफ्तारी के लिए बीजेपी कैंडिडेट को ढूंढना पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा था। एक उपचुनाव के बीच में ये सारे मोड़ आए जिसने पार्टियों के लिए नई कसौटी कड़ी और ऐसे में इन सब मुद्दों के आधार पर जनता ने सोच क्या बनाई है, किस पर मोहर लगाई है, ये कुछ घंटे बाद स्पष्ट होगा और यहीं से तय होगा कि अगले वर्ष को लेकर जो भी पॉलिटिक्स की जा रही है उस पर जनता की सोच क्या रहती है। चलिए अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर रिजल्ट क्या आता। इसके लिए भी बस कुछ घंटों का ही इंतजार है, एक रात का इंतजार है। इधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा, इस पर सियासत रुक नहीं रही। अब तक राज्यपाल ने विधानसभा से पास विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आज फिर से मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी में राजभवन को लेकर बयानों की एक बाढ़ से आई। देखें आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित हुए 5 दिन बीत गए, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके के इस पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए। लिहाजा बुधवार को मंत्री अमरजीत भगत के साथ आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से इस विषय पर तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता साफ है, तो नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए। आरक्षण को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इधर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग काफी तेज रही। हमारा राजभवन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। राज्यपाल किसी भी राज्य की संवैधानिक प्रमुख होती हैं और इसलिए वो जो भी निर्णय करेंगी वो संविधान के अनुकूल करेंगी, कांग्रेस के अनुकूल नहीं करेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 32% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक 2 तारीख को पास हो चुका है। अब इंतजार है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर का, जिसके बाद राजपत्र में इसका प्रकाशन होगा। तो आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल राजभवन में है, अटका हुआ है। राजभवन को लेकर इस टकराव जो हम बयानों में देख रहे थे, इसको समझना, डिकोड करना भी आवश्यक है। पहली बात तो यह कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एसटी वर्ग को 32% आरक्षण समेत कुल 76% आरक्षण का प्रस्ताव संशोधन बिल के तौर पर पास कर दिया है। अब राज्यपाल के पास में हस्ताक्षर के लिए जो अब तक हुए नहीं, कांग्रेस कहती है कि हमने अपना काम कर दिया, राजभवन से आज नहीं तो कल इस पर मोहर लगेगी, उम्मीद जताते हैं। यानी अब जो भी देरी है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। लगातार कैबिनेट मंत्रियों के राजभवन के चक्कर ये जताते और बताते हैं कि वो इस मुद्दे पर सतत अब भी प्रयत्नशील हैं। दूसरी तरफ भाजपा का ये प्रयास है कि एक तरफ तो आरक्षण संशोधन पर सरकार को फेल बताए और दूसरी तरफ कांग्रेस राजभवन पर दबाव नहीं बना सकती, काम नियम के मुताबिक होगा, ये भी जताया जाए। इस देरी की वजह राज्यपाल का विधेयक पर कानूनी परामर्श लेना बताया जा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा जब कानूनी सलाह मशवरे के नाम पर किसी फैसले का यूं अटकाव दिखाओ, राजभवन की सहमति के लिए इंतजार करना पड़ा हो। इसके पहले भी याद होगा आपको, कुलपतियों की नियुक्ति, मंडी संशोधन विधेयक समेत
कई ऐसे प्रकरण हुए जब सरकार और राजभवन आमने सामने की स्थिति में कुछ टकराव की मुद्रा में नजर आए, लेकिन इस बार स्वयं राज्यपाल आदिवासी वर्ग को आश्वस्त कर चुकी हैं कि वो बिल को पास होने के तुरंत बाद इस पर हस्ताक्षर करेंगी और इसीलिए कांग्रेस ने भी उम्मीद जाहिर की कि वो कम से कम अपने कमिटमेंट को जरूर निभाएंगे। उनको उम्मीद है। बहरहाल जब तक बिल राजभवन में अटका है, कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर एक अपर हाथ है और वो इस मुद्दे पर हमलावर रहेगी। उधर एक ऐसा विवाद जो एक बार फिर और सतह के ऊपर खुलकर सामने आया वो है इंदौर का सरकारी लॉ कॉलेज और उसकी लाइब्रेरी में एक बार फिर से आपत्तिजनक कंटेंट वाली विवादित किताब का मिलना। कमाल की बात यह है कि यह किताब भी उसी लेखिका डॉक्टर फरहत खान की है जिस पर पिछली बार सवाल उठे थे। अब यहां यह है, क्या यह सोची समझी षड्यंत्र की एक और कड़ी है? इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में एक और विवादित किताब मिली। इस किताब की लेखिका भी डॉक्टर फरहत खान ही हैं। महिलाएं और आपराधिक विधि विषय की इस किताब में हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और भ्रूण हत्या के लिए ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर समाज को दोषी ठहराया है। कहीं ना कहीं जो पुराने समय पे अपना जो इतिहास था उसको फिर से हिंदू इतिहास को गलत बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े जो हमारे देवी देवता है उन पे भी टिप्पणी की है। इस प्रकार की दूषित मानसिकता से लिखी गई पुस्तक, क्योंकि इनकी जो पुस्तक एक पूरे देश में फैली हुई है, तो सब जगह से मंगानी चाहिए और लेखक पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी के फरार होने के बाद लगातार टीमें भी उसमें सक्रिय हैं, पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी आरोपी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। देखा जाएगा कि पुस्तक कब लिखी थी, लाइब्रेरी में कब लाई गई, किसने उस पुस्तक का अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया, उस जुड़े जो भी लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस पर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पुलिस के सहारे अपने एजेंडों को पूरा कर रही है। पूछा कि बीजेपी सरकार 18 सालों से क्या करती रही, ऐसी किताबें कॉलेज कैंपस तक कैसे पहुंची? और विवेक तनखा जी, आप किसका एजेंडा बढ़ा रहे हो? ये बातें जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों के विरुद्ध लिखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, तो आप इसका समर्थन करते हैं क्या? और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सरकारी लॉ कॉलेज है। इधर भाजपा फिलहाल सफाई की मुद्रा में, पर सवाल गंभीर है, ऐसी आपत्तिजनक किताबें सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी तक आखिर आई कैसे? तो सब बस यही समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक के बाद एक विवादित कंटेंट वाली किताबें कानून पढ़ाने वाले सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल रही हैं। क्या ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, और अगर ये षड्यंत्र है तो किसका है? डिकोड करते हैं। पहली नजर में ये कॉलेज प्रबंधन की चूक और लापरवाही दिखती है, नेग्लिजेंसी लगती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बात ये सामने आती है कि कानून की पढ़ाई कराने वाले एक कैंपस में ऐसी किताबें थोक में लाइब्रेरी में पहुंची हैं। कैसे? एक वर्ग दबी जुबान से खुली सोच और दूसरे पहलू को समझने का कुतर्क भी दे रहा है, लेकिन जिस देश में न्याय और पूरी व्यवस्था साक्ष्यों, तथ्यों, दलीलों के आधार पर चलती हो, वहां ऐसी भड़काऊ, एक तरफा और नफरत को पोषित करने वाले साहित्य का इसमें क्या स्थान? कांग्रेस ने मामले में सत्ता पक्ष पर अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था के इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो वहीं सत्तासीन भाजपा भी ये बात मानती है कि ये गंभीर षड्यंत्र तो है। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल पहले इस्तीफा दे चुके हैं जब पहली बार किताब मिली, लेकिन साफ है कि ये काफी नहीं है। यहाँ कैंपस से ऐसे विवादित साहित्य की पूरी तरह सफाई जरूरी है और निश्चित तौर पर यह सरकार की ही जिम्मेदारी मानी जाएगी। इस पूरे विषय पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रकरण को वो देखे, समझे। चलिए अब हम आते हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो आपसे हमसे सीधा जुड़ा है। बढ़ती महंगाई हम सबके लिए चिंता की बात है और इससे चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर दी। अब रेपो रेट 5.9% से बढ़कर 6.25% हो चुकी है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन तक सब कुछ इसमें महंगा होगा। ज्यादा ईएमआई आपको चुकानी पड़ेगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 5 दिसंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जारी थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों को लेकर यह घोषणा की है। इसके पहले सितंबर में जो मीटिंग हुई थी, ब्याज दरों में 5.40 से बढ़ाते हुए 5.9% इसे किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने के अंतराल पर होती है। इस वित्तीय वर्ष में पहली
अप्रैल में मीटिंग हुई थी, तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था। अब जरा इस पूरे विषय को हम समझते हैं, इस पूरे विषय को हम डिकोड करते हैं। रेपो रेट बढ़ने का अर्थ क्या है, इसका आम आदमी के जीवन पर, आप पर, हम पर कितना असर पड़ता है, साथ ही इसका कोई सकारात्मक पहलू भी है क्या, चलिए जरा इसको हम डिकोड करते हैं। दरअसल रेपो रेट में वृद्धि का सीधा असर उन सभी लोगों पर पड़ता है जिन्होंने बैंक से लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं। जाहिर है कि इसके बाद ईएमआई आपको बढ़कर महंगी होकर दिखेगी, लोगों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, यानी अपने खर्च में कटौती। ये कदम आरबीआई ने खास तौर पर महंगाई को काउंटर करने के लिए उठाया है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि ये काफी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे और सख्त कदमों की आवश्यकता देश को पड़ेगी। एक फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में बैंक में जमा आपके पैसे पर ब्याज भी बढ़ सकता है, लेकिन लोगों का चिंता की बात यह है कि आखिर उनकी सेविंग्स है आज के दौर में कितनी, क्योंकि खर्चे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महंगाई के लिए जो कुछ हो रहा है वो उनकी जेब पर ही असर डाल रहा है। खूबसूरत दिखने की चाहत किसमें नहीं होती, अगर शादी का मौका हो तो फिर तो बनता भी है कि आप खूबसूरत दिखें, लेकिन ये चाहत कैसे महंगी पड़ी और विवाद कैसे थाने तक पहुंचा, देखिए आप। चाह थी दुल्हन को खूबसूरत दिखने की, लेकिन ऐसा हो न सका और जो हुआ वो उसे थाने की चौखट तक ले पहुंचा। मामला थोड़ा अलग है और संजीदा भी। बात दुल्हन की ख्वाहिश की है जो पूरी न हो सकी। दरअसल जबलपुर कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपनी शादी के मौके पर ब्राइडल मेकअप के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट मोनिका पाठक से बातचीत की। ये डील 3500 रुपए में तय हुई, लेकिन ऐन मौके पर मेकअप आर्टिस्ट कहीं और चली गई और दुल्हन के मेकअप के लिए नौसिखिए मेकअप आर्टिस्ट को भेज दिया। अनुभवहीन आर्टिस्ट से मेकअप कराना दुल्हन को इतना भारी पड़ गया कि पूरी शादी में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। इस बात से नाराज दुल्हन और उसके परिजनों ने जब मेकअप आर्टिस्ट से बात की तो उल्टा उन्हें अपशब्द कहे गए, धमकियां दी गई। इस पर नाराज दुल्हन के परिजनों ने जबलपुर कोतवाली थाने में मेकअप आर्टिस्ट के खिलाफ शिकायत की और केस दर्ज करा दिया। मोनिका मेकअप स्टूडियो है, उनसे मेकअप करवाने का डन किया था। इन्होंने अपनी नौसिखिया लड़की जो भी थी उससे बोल दिया मेकअप करवाने के लिए। उसने मेकअप किया, ये मैडम बिल्कुल नहीं आई। मेकअप इतना गंदा करवाया कि किसी हमारी समाज में और बदनामी हुई। उसके बाद अभद्रतापूर्ण तरीके से उन्होंने बात की। सहायक को उसका मेकअप करा दी, जिसकी वजह से उसका शादी प्रोग्राम और उसके फोटोग्राफ से बिगड़ गए। मामला कायम करके विवेचना की जा रही है। मेकअप आर्टिस्ट की इस हरकत से समाज के लोग भी नाराज हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हालांकि ये बड़ा पेचीदा जब सब मामला और पुलिस को डिसाइड करना है कि इस मामले में क्या प्रोफेशनल बर्ताव के साथ साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया वैसा कोई मामला है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे खूबसूरत यादगार दिन होता है, इसमें ये पूरा घटनाक्रम बेहद दुर्भाग्यजनक रहा। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। आपको याद दिला दें कि कल सुबह 8 बजे आपको नतीजों का सबसे फास्ट अपडेट विश्लेषण के साथ सिर्फ IBS 24 पर मिलेगा। तब तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।